हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर छोटा सा ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल दैट इज इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया सीरीज आफ्टर मैथमेटिकल टूल्स एंड यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका इस सीरीज में स्केलर्स और वेक्टर्स में, जिसके तहत वापस हम ये जो चैप्टर हमारा है ये पूरे फिजिक्स का वापस से एक बेस की तरह चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपको आखिरी दम तक, मतलब फिजिक्स जो 2 साल फिजिक्स पढ़ोगे वहां तक इसका पूरा बेसिक आपको काम पड़ने वाला है। तो जो तीनों चैप्टर्स है हमारे पहले तीनों सीरीज के जो तीनों चैप्टर्स है ना, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 2। क्यों? क्योंकि हमारा 0th चैप्टर था मैथमेटिकल टूल्स, फर्स्ट था यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट और दूसरा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये तीनों चैप्टर्स आपको एंड तक फिजिक्स में सॉल्विंग के लिए या फिर बाकी कैलकुलेशंस के लिए हमेशा ये बेसिक काम पड़ने वाला है। तो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बेसिक और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे देन 11 का फिजिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स वो चीज है जो आपके पास आपकी भाषा में आपको समझा हुआ आपके रिस्पेक्ट में वहां पे रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये नाम आप आने वाले पूरे सेशन में काफी बार सुनोगे कि इज दिस अ स्केलर क्वांटिटी, इज दिस अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे होते हैं, अब फिजिकल क्वांटिटीज यानी क्या बेटा? ऐसे क्वांटिटीज जिनको मेजर कर सकते। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर आर टर्म्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। सो एनीथिंग दैट कैन बी मेजरेबल इज फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी को क्या जरूरी है? फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड होता है। और क्या फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही दर्शाई जा सकती है या फिर सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उनको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए लगता है? इस आधार पर, इस बुनियाद पर, इस बेसिस पर हम फिजिकल क्वांटिटीज को 2 क्लास में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा तो थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप अपने घर से निकले और कुछ 10 किलोमीटर आप यहाँ से चले, मीटर पकड़ लेते हैं, ठीक है, 10 मीटर, फॉर एग्जांपल 10 मीटर आप चले और फिर आपने लेफ्ट टर्न ले लिया और आप और 10 मीटर चले, ठीक है। ये पहला सीन हो गया। दूसरा सीन कि आप वापस वही 10 मीटर चले और दूसरी दफा और 10 मीटर चले। तीसरा सीन कि आप 10 मीटर चले और वापस मुड़ गए और वापस 10 मीटर चले। अब देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि तीनों सीन में सीन 1, सीन 2, सीन 3 आप 2 पार्ट्स में चले हो, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। अब इस सीन में अगर मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव ट्रेवल्ड, जो एक्चुअल पाथ आपने ट्रेवल किया वो कितना है, तो आप बोलेंगे सर 10 और 10 ये मैंने खुद ट्रेवल किया सर, तो 20 इज माई एक्चुअल पाथ हियर, तो 20 ही हो गया मेरा एक्चुअल पाथ। यहाँ पे देखिए 10 और 10, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव ट्रैवल, अगेन इट इज 20। एंड यहाँ पे 10 और जाने का 10 और आने का 10, तो 20 मीटर मैं यहाँ पे, चलो सर 20 मीटर मेरी ताकत जाती रही है, तो 20 मीटर, यहाँ पे भी 20 मीटर, यहाँ पे भी 20 मीटर और वहां पे भी 20 मीटर। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं कि भाई साहब what is the shortest distance between your initial and final position, आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का न्यूनतम अंतर क्या है? तो ये है आपकी इनिशियल पोजीशन, ये है आपकी फाइनल पोजीशन। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत स्ट्रांगली पता होगा तो ये 10 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा बेटा 10 रूट 10, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 200, तो रूट ऑफ 200 होता है बेटा 10 रूट 2 मीटर। अगर मैं यहां पे आपको पूछूं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो लाइन निकाल दो, तो वो 20 मीटर की बनेगी। अगर मैं यहां पे पूछूं तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी आपकी वही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 0 मीटर, शॉर्टेस्ट जो लेंथ है वो क्या है, 0 मीटर। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ऐसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी अगर आपने दिशा बदल दिया, देखो यहां पे 10 और 10 20, यहां पे 10 और 10 10 रूट 2 और यहां पे 10 और 10 0, दिशा बदल देने से उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो गया। लेकिन ऐसे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, डिस्टेंस ऐसे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जो आप कहीं से भी जाओ, ऐसा घूम के भी यहाँ पे आ जाएंगे तभी भी 20 मीटर,
है ना, तो उनका दिशा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड ओनली बाय द मैग्नीट्यूड, ओनली बाय द मैग्नीट्यूड, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। सो द फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे स्केलर्स। क्या कहेंगे? स्केलर्स, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, बस मैग्नीट्यूड ऐड करते जाओ, अलजेब्रिकली ऐड करते जाओ। लेकिन ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो दिशा बदलने से उनके वैल्यू में बदलाव आता है, जैसे यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस 10√2 हो गया, यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे 0 हो गया। डायरेक्शन ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने चेंज कर दिया, सेकंड पाथ का आपने दिशा चेंज कर दिया, तो क्या हो गया? वैल्यू में चेंज आ गया। तो ऐसे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे इस केस में डिस्प्लेसमेंट वो फिजिकल क्वांटिटी है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, उसको दर्शाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमको डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे वेक्टर्स। तो जल्दी से यहाँ पे आप पॉज करके लिखो या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके लिखो या फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड कर लो। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। सो डिपेंडिंग अपॉन वेदर, डिपेंडिंग DEPEND, डिपेंडिंग upon the requirement, REQU, requirement of magnitude and direction to describe the physical quantity, they can be categorized into टू फॉर्म्स। पहला स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे। सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड only by means of magnitude is termed as scalar physical quantity, scalar quantity लिख देते हैं। एंड सेकेंड B, vector quantity, vector quantity, the physical quantity which can be completely described, which can be completely described, क्या लिखेंगे? बोलो, आप ही बोलो। which can be completely described by means of magnitude and direction completely is called as vector quantity, vector physical quantity या फिर vector quantity। फॉर एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी में क्या एग्जाम्पल रहेंगे? डिस्टेंस, और क्या रहेंगे? स्पीड, और क्या रहेगा? मास, और क्या रहेगा? डेंसिटी, एक्सेट्रा, है ना। वेक्टर क्वांटिटी में क्या रहेंगे? एग्जांपल्स इनका रहेगा डिस्प्लेसमेंट, बाद में रहेगा वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। सर आपने बोल दिया 2 kg और 2 kg 4 kg, सर ऐसे नहीं सर कि 2 kg इधर देख के बोला और 2 kg इधर देख के बोला तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया 0 kg। ना बाबा ना, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसको अपन अल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्थ डायरेक्शन में देख के बोलो, साउथ डायरेक्शन में देख के बोलो, किधर भी देख के बोलो 2 kg 2 kg 4 kg। लेकिन फोर्स, सर फोर्स, बल, इधर एक घोड़ा लगा दो, इधर एक घोड़ा लगा दो, हॉर्स नहीं,
रहने दो, ऐसा मत करो। एक यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा ये है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 10 न्यूटन और 10 न्यूटन एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसल आउट कर रहा है। लेकिन वही 10 न्यूटन इधर लगाओ और ये वाला 10 न्यूटन को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, अभी मैं जाऊंगा। वही 10 न्यूटन इधर लगाओ और 10 न्यूटन इधर लगाओ, तो मैं कुछ इधर जाऊंगा। वही 10 न्यूटन इधर लगाओ, वही 10 न्यूटन इधर लगाओ, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 10 न्यूटन इधर लगाओ, 10 न्यूटन इधर लगाओ, 10 न्यूटन इधर लगाओ, तो कहीं तो भी बीच में जाऊंगा। सो बेसिकली ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन भी मायने रखती है, फोर्स, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन मायने नहीं रखती है, एनर्जी, ये भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी बेटा? एनर्जी। ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी? स्केलर, है ना। मतलब देखो, जैसे मान लो कि मैं इधर देख के कुछ खाना खा रहा हूं, तो मुझे 100 जूल इतनी एनर्जी मिल गई। फिर इधर देख के खाना खाया, तो कैंसिल हो जाएंगी क्या वो एनर्जी? नहीं हो जाएंगी। 100 और 100 200 जूल एनर्जी। तो एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। फिलहाल तो हम इनको बाइफर्केट करने के लिए इतना ही पर्सपेक्टिव से इसको फिलहाल पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हम इसको और गहराई से समझते जाएंगे। अब जो स्केलर क्वांटिटी है उनको ऐड करने के लिए तो सिंपल लॉज चाहिए, अलजेब्रिक लॉज, 2 और 2 4, है ना। अलजेब्रिक लॉज, अलजेब्रा, इनको ऐड करने के लिए अलजेब्रिक लॉज ही चाहिए। लेकिन इनको ऐड करने के लिए चाहिए बेटा वेक्टर लॉज। कौन से लॉज? वेक्टर लॉज। तो वेक्टर लॉज हमको पढ़ना है, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कि वेक्टोरिकली हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे ऐड करते हैं? वेक्टोरिकली। स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रिकली। तो वेक्टर लॉज हम आगे चलकर भी पढ़ेंगे। अब चलिए थोड़ा सा फोकस कर लेते कि वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाते कैसे हैं और वो होता क्या है। देखो, तो यहां पे हम लिख देते हैं सबसे पहले हाउ टू रिप्रेजेंट या फिर डिनोट। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैंने फोर्स लगाया इस दिशा में, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा एक सेगमेंट विद एन एरो हेड लाइक दिस, ये ऐसे दर्शाएंगे अपन। अब ये जो है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो इसको कुछ, ये वेक्टर को कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। तो नाम हम देते हैं जनरली कैपिटल लेटर्स में विथ एरो हेड ऑन इट। सो दिस वेक्टर इज ए बार। क्या वेक्टर है ये? फिलहाल हमारा ए बार। अब अगर मुझे बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है बेटा, कितना इसका मैग्नीट्यूड? 10, तो ए बार इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पे 10। अभी फिलहाल अपन आई कैप जे कैप नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को दिशा, हम डायरेक्शन पढ़े नहीं है फिलहाल, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ये जो मेरा ए वेक्टर है ये क्या है? फिलहाल ए। मैं तो बोलता फिलहाल बार भी हम नहीं लिखते, ठीक है। ए, ये हो गया मेरा वेक्टर, डेट इज 10। वैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा वेक्टर एक, दूसरा है बी, जो 5 है उसी दिशा में, तो दिशा वही रखना है। लेकिन इसका जो मैं सेगमेंट निकालूंगा, ये इसे कैसे निकालूंगा बेटा? आधा निकालूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा वेक्टर बी है वो कितना है बेटा? मैग्नीट्यूड में इससे आधा। तो एक हम स्केल ऐसे ही मन में डिफाइन कर लेते कि भाई इतना मतलब 1 न्यूटन, इतना मतलब 1 न्यूटन तो इसके 10 गुना मतलब 10 न्यूटन, इतना मतलब 5, इतना मतलब 1 न्यूटन तो इसके 5 गुना मतलब 5 न्यूटन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा वेक्टर ए है 10 न्यूटन, वेक्टर बी है 5 न्यूटन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरा वेक्टर है सी, वो है 7 न्यूटन, लेकिन इसके अपोजिट दिशा में है, तो मुझे कुछ इस तरह से उसको बनाना पड़ेगा, 5 से थोड़ा ज्यादा लेकिन 10 से थोड़ा कम। तो सी मैं लिखूंगा यहाँ पे कितना? 7 न्यूटन। कितना? 7 न्यूटन। तो वेक्टर is represented by a line and an arrowhead. This is called as head of vector. क्या कहा जाएगा इसको बेटा? head of vector. And the last point it is called as tail of vector. इसको क्या कहा जाएगा बेटा? tail of vector. और जितना इसका ये है क्या अंतर, ये जो डिस्टेंस है, इसको ये दर्शाता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या दर्शाता है बेटा? ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जितना ज्यादा बड़ा लेंथ रहेगा उतना बड़ा वेक्टर। और ये जो है ये दर्शाता है बेटा एरोहेड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये क्या दर्शाता है बेटा? वेक्टर का डायरेक्शन। जैसे मान लो मैंने अभी इसके ऊपर यहाँ पे कुछ तो भी है, ऊपर मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया। 20 ज्यादा हो जाएगा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मैं ये देखो 10 से डबल लेंथ वाला ये एरो, ये बनाना पड़ेगा मुझे, लेंथ है ना। और डायरेक्शन क्या है बेटा? ऊपर। तो खत्म, इसको अपन नाम दे देंगे डी। क्या नाम दे देंगे इसको अपन? इसको नाम दे देंगे अपन डी वेक्टर, विच इज इक्वल टू 20 न्यूटन। क्या लग रहा है ये? ऊपर। तो इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट या फिर डिनोट किया जाता है। याद रहे, हेड ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर।
अब जैसे एक ही, जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही फोर्स, एक ही वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, हो सकता है दो अलग अलग फोर्स लग रहे हो एक ही ऑब्जेक्ट पे, है ना। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, क्या पढ़ेंगे अपन इसके बाद अभी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कि वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे दर्शाते हैं। अब देखो कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना रहा तो आप क्या कीजिए, उसका टेल से टेल मिलाइए। वो गाया ना, ताल से ताल मिला, तो यहाँ पे टेल से टेल मिलाना है, ताल से ताल नहीं मिलाना है, क्या मिलाना है, टेल से टेल मिला। तो जैसे ध्यान में रखिए कि जैसे ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे देते हैं पी बार, और ये दूसरा वेक्टर है क्यू बार, ठीक है। तो अभी आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पी बार एंड क्यू बार, पी बार और क्यू बार ये दो वेक्टर में कितने का एंगल है, तो देखो इन दोनों वेक्टर्स को सबसे तो पहले आप टेल से टेल मिला लीजिए, मिला लिया टेल, अभी तो पहले ही मिलके थे। अपन और एक एग्जांपल ले लेंगे, तो ये जो एंगल होता है बेटा, ये वाला एंगल, एंगल तो देखो ये भी सबटेंड कर रहा है ना, तो इसको कहा जाता है बेटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा। इसको आप थीटा रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं या फिर आप इसको डिग्रीज में भी मेजर कर सकते हैं। अब जैसे ध्यान दीजिए कि मान लो ये कोई एक वेक्टर है ना, वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यही है और डायरेक्शन यही है। अगर मैंने इस वेक्टर क्यू को ऐसा थोड़ा सा, इसी को पकड़ के ऐसा थोड़ा सा ऐसा नीचे लेके आए नीचे, तो ये वेक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा क्यू। अब क्या ये वेक्टर वही है पहले वाला या कुछ अलग हो गया, नहीं सर, ये वेक्टर अभी कुछ अलग हो गया, Q1 डैश। क्यों सर, डिस्टेंस तो उतना ही है सर, अरे लेकिन दिशा, दिशा नहीं है ना वही, जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का उसकी वो लेंथ दर्शाता है। लेंथ क्या दर्शाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड उतना ही है सर, लेकिन डायरेक्शन पहले कहा था सर इधर, अभी डायरेक्शन हो गया इधर। तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, एक तो वही है सर, दूसरा बदल गया तो बदल गया, तो बदल गया। मैग्नीट्यूड वही है सर लेकिन दिशा बदल गई तो बदल गया, इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज अ वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अलग डायरेक्शन, इसलिए ये चेंज हो गया। तो वेक्टर को अगर मैं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो भाई साहब, देखो अगर मैं इस क्यू को पकड़ के ट्वी टुचुक यहां पे लेके जाऊं इस तरह से क्यू बार, तो अभी बताओ क्या ये वेक्टर बदला है, नहीं सर, अब नहीं बदला है। क्यों सर, क्या इसका लेंथ चेंज किया मैंने, नहीं। क्या इसकी दिशा चेंज किया मैंने, नहीं। तो वेक्टर किससे डिफाइन होता है बेटा, मैग्नीट्यूड से डिफाइन होता है और डायरेक्शन से डिफाइन होता है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया, अगर एक भी चेंज नहीं हुआ तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे दिशा भी वही है और मैग्नीट्यूड भी वही है, तो वेक्टर चेंज नहीं हुआ। तो क्या मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट कह सकता हूं कि वेक्टर डज नॉट चेंजेस, लिखेंगे यहाँ पे हम, वेक्टर डज नॉट चेंज इफ वी स्लाइड the vector parallel to itself। अगर हमने उसी वेक्टर को उसी के साथ पैरेलली इसको स्लाइड कर दिया, मतलब मैंने इस क्यू बार को नीचे लेके आओ, ऊपर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, यहाँ कहीं पे भी लेके जाओ, तो ये वेक्टर क्यू चेंज होने वाला नहीं है। तो फिर वेक्टर क्यू चेंज कब होगा सर, अगर मैंने उस वेक्टर क्यू को रोटेट कर दिया। क्या कर दिया सर, रोटेट। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर मैं यहाँ पे एक दर्शा रहा हूँ, वही वेक्टर क्यू, बस यहाँ से ओरिजिन से मैंने निकाल दिया। अब ये वेक्टर क्यू एंगल बना रहा है बेटा थीटा विद एक्स एक्सिस, ये मैंने एक्स वाई प्लेन में वेक्टर क्यू बना दिया। क्यू वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में मैंने एक वेक्टर क्यू बना दिया जो एंगल इंक्लाइन है थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं या ऊपर लेके जाऊं, देखो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन क्योंकि दिशा बदल जाएंगी, इंक्लिनेशन बदल जाएगा, इसलिए वेक्टर बदल जाएगा। सो यहां पे हम दूसरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि व्हेन द वेक्टर, बोलो मेरे साथ, व्हेन द वेक्टर इज रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट, देन इट चेंजेस। तो स्लाइड करने से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, ना तो मैग्नीट्यूड में ना तो डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के अलोंग इसको रोटेट करूं तो फिर वेक्टर चेंज हो जाएगा। हालांकि उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन क्योंकि दिशा चेंज हो गई, दोनों में से कोई भी एक चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया, साहब खत्म, दैट्स इट, खत्म। यस और नो। अब देखो और एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि जैसे मान लीजिए ये है मेरा वेक्टर ए बार, ये है मेरा वेक्टर ए बार,
और इसको मान लेते ये हो गया मेरा वेक्टर बी बार, ये हो गया मेरा वेक्टर बी बार। अब अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, तो आप क्या बोलोगे? गाना याद करो, ताल से ताल मिला, नहीं बेटा, टेल से टेल मिला। देखो वेक्टर ए को पकड़ो तो ए को हम वैसे के वैसे रखेंगे, ठीक है। बी को स्लाइड करते हुए कैसा लाएंगे? ऐसा लाएंगे कि भाई साहब इसका टेल और इसका टेल मिल जाए। अब देखो इसका टेल और इसका टेल कैसे मिलेगा? जैसे मैं वेक्टर बी को, देखो रोटेट नहीं करना है, बी को रोटेट नहीं करना है, इसको बस स्लाइड करना है। देखो हम स्लाइड करने से बी को चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं। तो बी को पकड़ो और स्लाइड करके कैसा लाओ कि बस इसका टेल और इसका टेल मिल जाए। मिल गया बेटा इसका टेल और इसका टेल, तो ये हो गया वेक्टर बी बार। अब ये जो एंगल इनके बीच का बन रहा है दैट इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कभी कभी लोग क्या कर लेते हैं कंफ्यूजन में, देखो जैसे ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा था, ये वाला, इसको बोल लेते हैं एंगल थीटा, लेकिन ये गलत है बेटा। ये एंगल देखो, एंगल ये भी है, ये भी है, लेकिन ये एंगल टेल से टेल नहीं है, हेड से टेल का है, तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं कहेगा। व्हाट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द एंगल बिटवीन टेल से टेल, ताल से ताल, टेल से टेल का एंगल जो होता है दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और एक ऐसे एग्जांपल ले लेते, देखो जैसे यहां पे मैं ये लिख देता हूं, बताओ वेक्टर पी बार और क्यू बार में क्या एंगल है सर? अब आप बोलोगे सर ये है वेक्टर पी बार और क्यू बार में एंगल, तो नहीं बेटा, एंगल किसके बीच में होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज उसके टेल और टेल के बीच का एंगल, तो ये टेल और हेड का एंगल हो गया। क्या करना पड़ेगा? टेल से टेल मिला तो क्यू को स्लाइड करो, क्योंकि स्लाइड करने से वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्यू को अगर मैं स्लाइड कर लूँ तो क्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा, दिस विल बी माई क्यू। और अभी ये जो टेल से टेल एंगल बन रहा है, अल्फा बोल देंगे अपने यहाँ पे, क्या बोल देंगे? अल्फा। दिस अल्फा इज द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। आई होप मैं आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स यहाँ पे थोड़ा सा समझाने में सक्षम रहा होगा, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज द यूनिट डायरेक्शंस ऑफ द वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जैसे आप लोगों को पता होगा कि टोटल हमारे पास 3 डायमेंशंस होते हैं। कितने डायमेंशंस होते हैं? 3 डायमेंशंस। तो मैं यहां पे ये लिख दूंगा, यहां पे ये एक्स डायरेक्शन, यहां पे ये बना देता हूं मैं वाई एक्सिस, और यहां पे ये मैं थोड़ा सा इस तरह से इधर बना देता हूं, या फिर इसको अपन मान लेंगे वाई एक्सिस और इसको अपन कह देंगे जेड एक्सिस। ये मैं थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। देखो एक्स, वाई और ये z, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। ये क्या हो जाएगा? हमारा ओरिजिन। तो देखिए ये जो प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन, ये ऐसा, ये वाला प्लेन, ये बनेगा हमारा एक्स वाई प्लेन। देखो एक सिंपल से आप पकड़ लेते हैं कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है आपको वहां से? देखो ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, थोड़ा इमेजिन करो, फ्रेम करो, और ये जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन है बेटा, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। दिस इज योर एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन बनेगा, व्हाइट बोर्ड जिस प्लेन में है, तो ये y और z, तो ये वाई जेड प्लेन है बेटा। ये पूरा कौन सा प्लेन है? वाई जेड। और रहा ये वाला प्लेन, देखो ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया, अभी रहा ये वाला प्लेन। तो ये कौन सा एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो ये वाला जो प्लेन होगा बेटा, ये वाला प्लेन, ये होगा कौन सा? एक्स और जेड, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन। समझ में आ रहा है? तो 3 प्लेन्स हमको यहाँ पे देखना था, एक्स जेड, है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी मुझे बताना कि मैंने फोर्स लगाया सर, एक ऑब्जेक्ट पे, एक बॉटल पे, या फिर कोई चीज पे मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो ये तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, समझो, मान लो मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। लेकिन फिर दूसरा सवाल आप पूछोगे सर कौन सी दिशा में लगाया, कहाँ लगाया सर, कैसे पकड़ेंगे अपन कि कौन से डायरेक्शन में लगाया? तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, वेक्टर को, जैसे फोर्स ये क्या है बेटा? वेक्टर। इसको कंप्लीट, अब देखो अपन वेक्टर को कैसा सिंबल दे रहे हैं? एफ बार, है ना। वेक्टर को अपन कैसे डिनोट करेंगे? कोई भी एक आधा बड़ा लेटर जैसे ए, और उसके ऊपर अभी लिख देंगे एरो। फिर इसका मैग्नीट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे? देखो मैग्नीट्यूड को अपन डिफाइन करेंगे सिंपली बाय लेटर ए और मॉड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड, है ना। अगर वेक्टर को अपन डिफाइन कर रहे ए, ऊपर क्या दिख रहा है बेटा? एरो दे रहे, क्या दे रहे? ए बार, एरो बार कहेंगे इसको अपन, ए बार। तो इसका मैग्नीट्यूड को अपन कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? ए, या फिर मॉड ऑफ ए बार। अब देखो
ध्यान दो, जैसे फोर्स एक वेक्टर हो गया, इसको डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड और हमको चाहिए डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 न्यूटन है, कितना है 10 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या है सर, व्हाट इज द दिशा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। सो डायरेक्शन क्या रहेगा, देखो न्यूटन तो इसका रहेगा यूनिट। अब डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स वो है जो हमें बताते हैं कि किस दिशा में फोर्स लगा है। जैसे अगर मुझे कहना है कि फोर्स लगा है एक्स दिशा में, एक्स दिशा में, तो इसका रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स हम लिखेंगे आई कैप। अब ये बार नहीं है, कैप है, वेयर आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या, कि ऐसा वेक्टर, देखो नाम में ही पूरा काम है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कौन से होते हैं बेटा, आई कैप होता है, जे कैप होता है और के कैप होता है। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन एंड के कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। तीन ही डायरेक्शन है हमारे पास, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा फोर्स लग रहा है एक्स दिशा में, वेक्टर है फोर्स, तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो भाई साहब मेरा मैग्नीट्यूड है 10 और दिशा क्या है, पॉजिटिव एक्स, तो मैं लिखूंगा यहां पे आई कैप। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, है ना, इसको F1 नाम दे देते। अगर मेरा फोर्स लग रहा है बेटा 10 न्यूटन इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन F2, तो मैं लिखूंगा -10 आई कैप, या फिर लिखूंगा 10 माइनस आई कैप, क्योंकि अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर आई कैप होगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस आई कैप, है ना। अगर पॉजिटिव वाई में मेरा यूनिट वेक्टर होगा जे कैप, तो नेगेटिव वाई में मेरा यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस जे कैप। अगर मेरा पॉजिटिव के डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा के कैप, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर हो जाएगा माइनस के कैप। सो आई कैप, जे कैप, के कैप are also called as unit vectors or rectangular unit components to define the direction of the given vector। x में होगा तो i, y में होगा तो j, z में होगा तो k। अब इनको यूनिट वेक्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा 1। क्या होता है मैग्नीट्यूड 1। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, फिर डायरेक्शन बताने के लिए, सिर्फ इसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना होता है। कौन से वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर्स का। इनका मैग्नीट्यूड रहेगा, वेक्टर है ना, तो उसको मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स है जिनका काम सिर्फ क्या बताना होता है कि दिशा, भाई एक्स में लग रहा है, भाई वाई में लग रहा है, एक्स में वाई में लग रहा है, भाई जेड में लग रहा है। इसको भूलना मत आप, इसको भूलना मत। क्या है ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, भूलो मत। ओरिजिन ऐसा फ्रेम हो जाना चाहिए, ओरिजिन पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड। फ्रेम कर दो अभी के लिए यहाँ पे, फ्रेम 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 ओरिजिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप। आपको लग रहा होगा सर क्या भाई की बातें कर रहे, थोड़ा तो समझने पड़ेगा अपने को, इमेजिन करो, समझ में आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा फोर्स लग रहा है बेटा 10 न्यूटन एक्स दिशा में, तो 10 आई कैप। मेरा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन नेगेटिव एक्स दिशा में, तो -20 आई कैप। मेरा फोर्स लग रहा है बेटा 30 न्यूटन वाई डायरेक्शन में, तो एक्स क्या था हमारा, एक्स ये था, मैंने शायद से उल्टा बोल दिया लगता, फिर सॉरी। ओरिजिन एक्स, 10 आई कैप -20 आई कैप, 30 न्यूटन इन जे डायरेक्शन, सॉरी जे नहीं वाई डायरेक्शन, तो 30 जे कैप, 40 न्यूटन इन माइनस वाई डायरेक्शन, सो -40 जे कैप, 50 न्यूटन सर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जेड ऊपर है बेटा, तो 50 के कैप, 60 न्यूटन सर नेगेटिव जेड डायरेक्शन, -60 के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप का काम है किस दिशा में फोर्स लग रहा है, कि फोर्स ही नहीं, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किस दिशा में लग रही है, ये बताने का काम है बेटा यूनिट वेक्टर्स। और इनको ही कहा जाता है यूनिट, रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स भी। आई कैप, जे कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और जेड डायरेक्शन में के कैप। और आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो एक्स परपेंडिकुलर है वाई को, y परपेंडिकुलर है z को और z परपेंडिकुलर है वापस x को, तो तीनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। सो आई कैप, जे कैप, के कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर लिखेंगे यहां पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हुज लिखेंगे मैग्नीट्यूड, कितना है बेटा मैग्नीट्यूड इज 1 एंड शोज
शोज द डायरेक्शन, क्या शो कर रहे हैं बेटा, शो कर रहे हैं डायरेक्शन, क्या शो कर रहे हैं डायरेक्शन, खत्म। तो बोलो फास्ट में एक बार रिवाइज कर लेंगे। सर फोर्स लग रहा है F3 30 न्यूटन लग रहा है सर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो लिखेंगे 30 जे कैप। सर फोर्स लग रहा है F4 निगेटिव वाई डायरेक्शन में सर, तो -40 जे कैप। सर फोर्स लग रहा है, नाम है F5 सर 50 न्यूटन है सर, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लग रहा है सर जेड, तो लिखेंगे 50 के कैप। सर फोर्स लग रहा है F6 निगेटिव 60 लग रहा है सर, लेकिन निगेटिव जेड में, तो माइनस के कैप। सो आई कैप जे कैप के कैप। आई होप मैंने बहुत स्ट्रेस लेके आपको यहाँ पे पढ़ा है, ये ध्यान में आ ही गया होगा आपके, है ना। यूनिट वेक्टर्स आई बार जे बार के बार आर रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स विच शोज द डायरेक्शन, खत्म। ठीक है, अभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये वेक्टर है मेरा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है F2 का, बस 10 माइनस आई कैप तो दिशा है भाई, F3 इसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 30, जे कैप तो दिशा है भाई, F4 क्या है बेटा 40 माइनस जे कैप तो दिशा है भाई, F5 का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा 50, के कैप तो दिशा है भाई, 60 क्या है F6 का मैग्नीट्यूड माइनस के कैप तो क्या है दिशा है भाई। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा कि F3 बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 30, F4 बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 40, F5 बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 50, F6 बार का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 60। कुछ दिन बाद तो ये कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन। तो फाइनली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, कोई भी वेक्टर को ए बार कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड एंड दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन एंड दिस इज नथिंग बट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ए बार से विच इज 10 और सिर्फ ए विच इज 10 यूनिट्स, जो कुछ होगा वो। अगर ये एफ ए अगर फोर्स होगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूटन भी, ये हो गया यूनिट, हो किसका यूनिट हो गया बेटा, यूनिट ऑफ ए। सिंपल। चलिए बातों को थोड़ा फास्ट में आगे बढ़ाते हैं, और अब हम पढ़ेंगे निगेटिव ऑफ अ वेक्टर एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नॉन जीरो स्केलर। तो लिखो जल्दी से हेडिंग, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब व्हाट इज निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरा फोर्स लग रहा है, देखो वापस से याद करो, यह है हमारा क्या ओरिजिन, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि अभी फोर्स बहुत हो गया भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट यानी मोमेंटम ले लेते, ठीक है। मेरे कोई बॉडी का मोमेंटम है 40 kg मीटर पर सेकेंड, कौन सी दिशा में है बेटा, वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो मैं क्या लिखूंगा कि मोमेंटम P1 इज 40 kg मीटर पर सेकेंड, आपको याद होगा यूनिट उसका, तो इन वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप, बार नहीं है, ये बार है, ये कैप है। यूनिट वेक्टर को कैप होता है, वेक्टर को बार होता है, यूनिट वेक्टर को कैप होता है, वेक्टर को बार होता है, ठीक है। अब अगर बोलो उसका निगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि मेरा जो मोमेंटम है वो वाई दिशा में है और कितना है बेटा P1 दैट इज इक्वल टू कितना 40 जे कैप, तो इसी का 180 डिग्री अपोजिट कर दो। ये अगर P1 होगा विच इज 40 जे कैप, तो -40 जे कैप ये है इसका नेगेटिव वेक्टर। 180 से इसको क्या कर दो उसी प्लेन में ऐसा, तो यहां पे P2 बार में लिखूंगा, क्या हो जाएगा मेरा P2 बार, मेरा P2 बार हो जाएगा बेटा -40 जे कैप। तो हम यहां पे लिखेंगे इफ P1 बार इज दिस एंड P2 बार अगर होगा मेरा -40 जे कैप, देन P2 बार इज निगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर बेटा, निगेटिव वेक्टर ऑफ P1 बार। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको निगेटिव चाहिए तो क्या कर दो, उसको 180 डिग्री से रोटेट कर दो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई मेरा वेक्टर है A1 बार है ना, A1 बार है समझो 20 आई कैप, तो इसका निगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा A2 बार, ये हो जाएगा -20 आई कैप। सपोज कोई वेक्टर है मेरा C1 बार अगर मेरा कुछ है -30 के कैप ले लेते हैं जेड डायरेक्शन, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा C2 बार। इसका नेगेटिव मतलब क्या, -C1 बार, -C1 बार मतलब क्या हो जाएगा बेटा, -30 के कैप, मतलब ये C2 बार हो जाएगा मेरा 30 के कैप।
30 k कैप। वैसे a2 बार क्या है बेटा, a2 वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ a1 वेक्टर, मतलब ये क्या, नेगेटिव ऑफ व्हाट इज a1, इट इज 20 i कैप। तो आंसर आ जाएगा -20 i कैप इज नथिंग बट माई a2 बार। सो किसी भी वेक्टर को अगर आप 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा उसका नेगेटिव वेक्टर, मतलब अपोजिट साइड का वेक्टर। सो व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, खत्म। 180 डिग्री से रोटेट कर देना है, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर के बाद वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय -1 स्केलर, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो व्हाट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे मान लो कोई वेक्टर है मेरा a बार, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इस वेक्टर को -1 ये स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। -1 क्या है, एक है ना वैल्यू, तो अगर इसको अपन ने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिल जाएगा -a बार। सो दिस बिकम द नेगेटिव वेक्टर। डायरेक्शन 180 से रोटेट कर दो या फिर -1 स्केलर से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा दिया हुआ वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कौन सा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, MULTI, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नॉन जीरो स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू है ना, लेकिन नॉन जीरो, जीरो नहीं, ठीक है। अब देखो हम दो वेक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना है ना। हम फिलहाल पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी पढ़ सकते हैं हम यहाँ पे, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है भाई कोई नॉन जीरो स्केलर से। तो एग्जांपल कैसे ले लेंगे, जैसे मान लो एक वेक्टर मैंने आपको दिया है a बार और ये वेक्टर है सर जिसका मैग्नीट्यूड 10, डायरेक्शन है x डायरेक्शन, और मैं बोल रहा हूं कि इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस वेक्टर बाय अ नॉन जीरो स्केलर, सो लेट m इज नॉन जीरो स्केलर है। ये क्या है, नॉन जीरो स्केलर। फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, m हो जाएगा 1, -2, 3, पाई, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना। तो व्हाट विल बी द what will happen, I will get a new vector जिसका नाम अपन दे देंगे b बार एंड दैट इज m टाइम्स a बार। तो m क्या है, जैसे मान लो m की वैल्यू अपन ले लेते 2 ले लेते, कितना ले लेते 2, सो 2 इंटू व्हाट इज a बार है मेरा 10 i कैप, तो b बार हो जाएगा 20 i कैप। सो कैन आई से दैट b बार इज m टाइम्स a बार। तो अगर हम किसी वेक्टर को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है जो उसका क्या होता है, विकसित फॉर्म, मल्टीप्लाइड फॉर्म होता है, है ना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि और एक मेरा वेक्टर है यहाँ पे, कुछ भी नाम ले लेते, p बार है मेरा यहाँ पे 2i कैप, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है नॉन जीरो स्केलर -5 से, तो क्या हो जाएगा मेरा, देखो देन व्हाट विल बी माय mp बार, मेरा mp बार क्या हो जाएगा, देखो m क्या है -5, p बार क्या है 2i कैप, तो आंसर हो जाएगा -10i कैप। तो इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा, तो कुछ भी नाम दे देते, कुछ भी a से लेकर z तक, q बार। सो q बार इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ p वेक्टर। p वेक्टर को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे क्या कर सकते हैं बेटा, डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते कि अगर कोई वेक्टर है मेरा वापस वही a बार विच इज 10i कैप एंड लेट लिखेंगे यहाँ पे, लेट m इज अ नॉन जीरो, क्या है, नॉन जीरो स्केलर, क्या है, नॉन जीरो स्केलर, वेक्टर नहीं है सर, स्केलर है, बस मैग्नीट्यूड, स्केलर मतलब बस मैग्नीट्यूड, कुछ भी लिख लेते यहाँ पे m इज इक्वल टू वापस 1 -2 पाई एक्सेट्रा, कुछ भी लिख लेते, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डिवीजन, इफ आई डिवाइड द वेक्टर a बार with a scalar m bar, then I will get a new vector b bar, and what will be that vector, it will be 10i cap divided by what is m बेटा, m ले लेते 2 ले लेते, so आंसर आ जाएगा 5i cap. So we can multiply a vector by non-zero scalar to get a new vector modified form. We can also divide the vector by non-zero scalar to get a modified form. तो scalar का वेक्टर का नॉन जीरो इंटीजर से या फिर नॉन जीरो स्केलर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे हम what are the two different physical quantities depending upon whether they require magnitude and direction for its complete description से हमने physical quantities को दो किस्मों में कैटेगराइज किया, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर वो physical quantity है which can be completely described by only and only magnitude, it can be added by algebraic laws, दो 4। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, these are the physical quantities which require
ओनली नहीं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिस कैन बी एडेड बाय वेक्टर लॉज, जिसको स्पेशल लॉज लगते हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम अगले वीडियो में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वेक्टर यहाँ पे स्केलर एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन, यहाँ पे वेक्टर एडिशन। यहाँ पे 2 और 2 4 तब होगा जब सीधे ऐसे होंगे, तो ऐसा होंगे तो 2 2 2√2 हो भी सकता है, ऐसे होंगे तो 2 - 2 0 भी हो सकता है। तो दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है। तो सो आई होप यहाँ पे आपको थोड़ा एक बेसिक सा चीज समझ गया होगा। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट आर रेक्टेंगुलर यूनिट कंपोनेंट्स, हाउ टू डिनोट अ वेक्टर, हाउ टू डिनोट इट्स मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एंड व्हाट इज द नेगेटिव वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय नॉन जीरो स्केलर एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय नॉन जीरो स्केलर। पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।